हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही परिवार रविन की पाठशाला के। जितने भी लोग बिहार बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं ना, उन सभी के लिए मैथ्स और रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट है। 40 प्रश्न आपके आएंगे, इसलिए मैं लगातार आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं बहुत ही बेहतरीन और ट्रिकी तरीका से। यदि आप मेरे साथ कंटिन्यू करते हैं, इतना ट्रिक और कंसेप्ट सीख जाएंगे ना मैथ्स और रीजनिंग में कि एक भी प्रश्न आपसे न छूटेगा। तो प्रैक्टिस सेट 7 तक हो गया था और उस बुक को मैं अब स्किप कर दिया हूं, क्योंकि अब जो आपके एग्जाम में आएंगे प्रश्न, उसमें सुनने में है कि 5 ऑप्शन रहेगा। तो 5 ऑप्शन वाला बुक मैं ले आया हूं और 5 ऑप्शन वाला बुक से अब लगातार प्रैक्टिस करा दूंगा। जितना ही दिन ही बचा उतना ही दिन। ऐसे तो मैथ रीजनिंग में कोई मायने नहीं रखता है कि कितना भी ऑप्शन दे दे, एक बार आंसर निकल गया तो वो परफेक्ट होगा चाहे कहीं भी रहे। तो फिर भी मैं 5 ऑप्शन क्लास करा देता हूँ। यदि आपके पास बुक है तो ठीक है, अन्यथा खरीद लीजिए और फटाफट तैयारी मेरे साथ कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो इस बुक में कहीं से भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा कुछ तो आपको हम नहीं समझाएंगे, आप खुद ही एक शिक्षक हैं होने वाले। तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ और प्रैक्टिस कीजिए प्रश्न का। तो सबसे पहले जो मैथमेटिक्स का प्रश्न है वह इस प्रकार से दिया जाता है। जब 5 ऑप्शन रहता है ना, तो प्रश्न तो दिया ही जाएगा, साथ में ही चौथा ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कभी कभी जब आप क्वेश्चन बनाते तो आपको लगता है ना कि इसका आंसर एक से ज्यादा होना चाहिए, अगर आपसे गलती हो रहा है तो कभी कभी ऐसा लग जाता है और वहां पे हमेशा दिया हुआ रहेगा तो आप ये मार दीजिएगा, तो कभी कभी गलती हो जाएगा। कभी कभी ये ऑप्शन सही भी रहता है और कभी कभी यह भी लगता है कि प्रश्न ही गलत है, इसका आंसर ही मैच ही नहीं करेगा कोई, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि ये सब एक फंसाने का जरिया है। तो लगातार जब कॉन्सेप्ट और ट्रिक मेरे साथ आप सीखते रहेंगे तो आप फंसेंगे नहीं, परफेक्ट आंसर निकालेंगे, परफेक्ट मारेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न जो है यह इस प्रकार से दिया गया है, निम्न में से कौन सी संख्या करनी है। करने कहने का मतलब है कि जो रूट अंडर से बाहर नहीं निकलेगा वह करनी है। तो इसमें से कौन कौन ऐसा ऑप्शन है जो रूट अंडर से बाहर निकल जाता है। तो 64 के बारे में अगर देखिएगा तो 64 रूट से बाहर निकल जाएगा, 8 आता है, ये 8 आ गया, इतना तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए, रूट अंडर 20 है गुने रूट अंडर 45 है, ये दोनों को हम कर सकते हैं रूट अंडर 20 गुने 45। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो यह देगा रूट अंडर 900, और जब यह बाहर निकलता है तो 30 आता है, ये भी करने में नहीं है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यह लिखा गया है 8 रूट 10 डिवाइड 4 रूट 15। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 8 गुने रूट 2 गुने रूट 5, और इसको आप लिख सकते हैं 4 रूट 3 गुने रूट 5। ऐसा इसीलिए किए हैं क्योंकि 4 के पहाड़ा में 2 बार में यह कट जाएगा और रूट 5 से रूट 5 कर जाएगा, तो फाइनली 2 बचेगा, ये रूट 2 और रूट 3। तो एक ही बार में हम रूट अंडर 2/3 लिख सकते हैं। यह जो है रूट से बाहर कभी भी नहीं आएगा। तो नहीं आएगा इसका मतलब समझें कि यह एक करनी में, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न लिखा गया है रूट 3 माइनस 1 बटा में रूट 3 प्लस 1 बराबर a प्लस बी रूट 3 में a तथा b का मान बताइए। अब a तथा b का मान बताना है तो इसको हरों का परिमेयकरण करके बराबर करना होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिस्टेक दिया गया है कि रूट अंडर 3 और ये प्लस 1 नहीं है, प्लस रूट अंडर 1 है, बल्कि रूट 1 अलग है। मतलब ये इस प्रकार से लिखा हुआ होना चाहिए, तब ये प्रश्न करेक्ट होगा। रूट अंडर 3 माइनस 1 बटा में रूट अंडर 3 प्लस 1। अब बनाने का शॉर्टकट विधि तो आपको हम बताते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट कर देंगे तो आपको समझ से थोड़ा बाहर आ जाएगा। करते क्या है कि जो नीचे में रहता है ना उसका उल्टा लिखिए, प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, जितना ऊपर लिखे उतना ही नीचा लिखिए, ऐसा आप कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हरों का परिमेयकरण। और यह जो बराबर होगा a प्लस बी रूट 3 का होगा। अब देखिए यहाँ से ये दोनों सेम है, इसका मतलब हुआ कि रूट अंडर 3 माइनस 1 का ये होल स्क्वायर। अब बटा में a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी रूट 3। इतना ऐसा आपको करना नहीं है, आपको नजर से ही खेल जाना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खेलिएगा, a स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर कीजिएगा, तो ये 3 और ये 1 देगा, 3 1 हो गया 4, माइनस 2 रूट ए बी, तो 2 ए बी का मान रूट 3, ये हो गया। बटा दीजिएगा, रूट 3 का होल स्क्वायर कीजिएगा, 3 आएगा, उसमें से घटा दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, और ये बराबर हो गया a प्लस बी रूट 3।
अब यहाँ से 2 कॉमन आप ले सकते हैं। जब आप 2 कॉमन लीजिएगा ना तो 2 कॉमन लेकर ये 2 बच जाएगा। अब माइनस यहाँ से 2 ले लिए तो यहाँ बच क्या गया, तो डियर यहाँ पे बच गया 1√3, क्योंकि ये गुना में 1 है और ये बटा में क्या आ गया 2। लिख सकते हैं का नहीं भी लिख सकते हैं, कैंसिल, बराबर हो गया a+b√3। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं इसे a2 प्लस ये -1√3 है ना, तो इसको आप लिखिए बराई कर दीजिए -1√3, ऐसे लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, और बराबर a+b√3। अब यहां से कंपेयर करना है आपको। कंपेयर जब कीजिएगा तो ये इससे कंपेयर होगा ना, a का मान 2 आ गया और √3 से √3 हटा दीजिएगा तो यहाँ पे b का मान आपको क्या दिख रहा है -1, मतलब a बराबर 2 और b बराबर -1। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 कर लेंगे। इस सब को आप शॉर्टकट में इसको लिखने का जरूरत नहीं है, मन ही मन डायरेक्ट इतना लिखते। अगर आपको इतना भी समझ में आगे पूरा आ जाता तो डायरेक्ट आप ये लाइन लिखते डायरेक्ट, और ये लाइन से डायरेक्ट आप यहाँ पे आते और आंसर बता देते। लेकिन समझना आपके लिए जरूरी है, तभी तो आप कर पाएंगे ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा यदि उसकी एक भुजा की माप a है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किसको पता नहीं है? जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह होता है √3/4 गुने भुजा का होल स्क्वायर, और भुजा का मान वहां पे a दिया गया यानी कि a²। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, बन जाएगा ये सब प्रश्न, फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न डियर, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है ना एक समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। बस समचतुर्भुज का मतलब आपके दिमाग में कौन सा चतुर्भुज चलना चाहिए? तो काइट जो होता है, काइट पतंग, वो चतुर्भुज जो होता है उसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब पतंग। जब आप पतंग बनाइएगा तो ऐसे बनाइएगा, और आप ध्यान दीजिएगा जो पतंग का इधर से इधर मिलाते इधर से इधर मिलाते हैं यह पक्का 90 डिग्री पे ही कटता है। यानी कि समचतुर्भुज का प्रॉपर्टी होता है कि समचतुर्भुज के सभी भुज आपस में बराबर। तो सभी भुज आपस में बराबर, तो इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c, इसका नाम d। सब भुज आपस में बराबर, तो यह a होगा, यह a होगा, यह a होगा, तो यह भी a होगा। ठीक है। उसके बाद इसका जो परपेंडिकुलर होता है अपने आप में 90 डिग्री पर काटता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि द्विभाजित करता है। तो कहने का मतलब कि एक परिमाप आपको दिया गया है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 20, तो 20 परिमाप का मतलब हुआ कि 4a बराबर 20 है, मतलब a का मान जो होगा 5 होगा। इसका मतलब हुआ इसका भुजा कितना आ गया 5। तो ये बात आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका भुजा कितना हुआ डियर 5। अब सबको पता है कि अगर ये 5 है और ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने जो एंगल बनता है, ये जो भुजा रहता है उसको हम बोलते हैं क्या? कर्ण। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ओ रखते हैं तो त्रिभुज AOB में देखिएगा यह आपका कर्ण हो गया, यह आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज और दिया गया है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 8 है, तो कोई विकर्ण मान सकते हैं। मान लेते कि DB बराबर 8 है, 8 अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 होगा, O से लेकर B तक, क्योंकि द्विभाजित करता है, समद्विभाजित, आधा पर बांटेगा। अब किसी भी समकोण त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए कि कर्ण अगर 5 होता है, आधार 4 होता है, तो ये कितना होता है? 3 होता है। मतलब ये हो गया इसका 3। जब इसका ये 3 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 3 होगा, ये 4 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 4 होगा। कुल मिलाकर के बात करें तो इसका जो विकर्ण होगा BD बराबर हो जाएगा 4 4 8 जो कि दिया गया है, और यहाँ से AC बराबर हो जाएगा 3 3 6 जो कि निकाल लिए हैं। अब इसका जो क्षेत्रफल होता है तो क्षेत्रफल बराबर होता है डियर 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, ये होता है। तो आप डायरेक्ट मन ही मन कर सकते हैं 1/2 गुने 8 गुने 6, 8 6 48 का दिया कीजिएगा 24 आएगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 में दिया गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें सिर्फ कलाकारी यही था कि आप इसका भुजा निकाल लीजिए, एक विकर्ण दिया गया, इसकी सहायता से आप दूसरा विकर्ण निकाल लीजिए और a गुने b करके आधा कर दीजिए, मतलब विकर्ण का मल्टीप्लाई करके आधा कर देना है। चलिए डियर, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है ना
प्रश्न में दिया गया है एक नियमित षटभुज की एक भुजा की माप 4 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल होगा। षटभुज उससे बोलते हैं जिसमें 6 भुजा होता है, और एक नियमित का मतलब हुआ रेगुलर, और रेगुलर का मतलब हुआ जिसका सभी भुजा आपस में समान हो, अपना मर्जी से अलग अलग नहीं बनाना है, ठीक ना। और सभी भुजा की इकाई माप दिया गया है 4 इकाई। ऐसे षटभुज ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, और इसको मिला देते हैं तो ये होता है षटभुज, ठीक ना। अब ये षटभुज में क्या है कि सभी के भुजा की माप दिया गया है 4 सेंटीमीटर। टोटल भुजा कितना है 4, ये मान के चलते हैं सब सेम है। देखो हो गया। इसका क्षेत्रफल बताना तो सबको पता होना चाहिए। जो इसका क्षेत्रफल होता है ना 6√3/4 गुने भुजा का होल स्क्वायर। भुजा यहाँ पे 4 है तो 4 गुने 4। जब इतना आप जानते ही होंगे ना तो 4 से 4 कटेगा, 6 चौक 24√3 आएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। षटभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने 6 गुने भुजा का होल स्क्वायर, या 6 गुने √3/4 गुने भुजा का होल स्क्वायर। एक बार और भी हम पिछले सेट में बता चुके हैं। तो चलिए डियर आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लगातार प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, देखिए कैसे आपका मैथ्स रीजनिंग कंप्लीट नहीं होता है। इतना ही दिन के अंदर आप जितना प्रश्न का आंसर नहीं दे पाए होंगे ना किसी भी क्लास में, और जितना आपके पास नॉलेज नहीं हुआ होगा मैथ रीजनिंग में, अगर आप मेरे साथ लगातार प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम तक, जिस दिन आपका एग्जाम है उसे एक दिन पहले तक कीजिए, तो गारंटी देते हैं कि आपको हम सबसे अधिक सिखा करके भेजेंगे, और आप सबसे अधिक मेरे द्वारा दिए गए ट्रिक और कंसेप्ट तो वहां पे आप क्वेश्चन बना के आइएगा। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 ये रहा आपके सामने। वृत्त के बाहरी बिंदु Q से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताना है। मतलब यह है कि वृत्त है और वृत्त का यह केंद्र है सेंटर, और एक कोई बाहरी बिंदु है जो Q है, ठीक ना, ये बिंदु मान लेते हैं, और इस पर से डाली गई जो भुजा है स्पर्श रेखा यह कितना सेंटीमीटर है 24 सेंटीमीटर, और केंद्र से इस बाहरी बिंदु को मिलाते हैं तो यह होता है 25 सेंटीमीटर। आप सभी को पता होना चाहिए त्रिज्या का मतलब यहाँ से यहाँ तक, और ये जो कोण बनाता है वो 90 डिग्री का बनाता है, तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बनाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि इसका तो O बोला गया है, इसका नाम अगर हम रखते हैं ये तो Q हो गया। Q से पर डाली गई 24 सेंटीमीटर, कुछ भी नाम रख दीजिए, इसका नाम रख दीजिए। तो आप देखिएगा ध्यान से, तो AQO त्रिभुज एक समकोण है, त्रिभुज ऐसे लिखे त्रिभुज AQO समकोण है। ये बात लिखने की जरूरत थोड़े ना है, आपको सिर्फ समझना है ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कर्ण होता है, ये 90 डिग्री तो ये सामने वाला कर्ण होगा, यानी कि ये 25 और ये 24 है कर्ण के सामने, यानी कि ये कितना है 24। सबको पता है कि ये 7 होता है। ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, जो समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है वह बहुत सारा होता है, उसमें से एक यह भी होता है 7, 24 और 25। क्यों होता है कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर जो होता है वो 25 के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि ये जो है 7 है, यही तो पूछा है, मतलब ये आधार जो है इसका 7 सेंटीमीटर है, और जब आधार 7 सेंटीमीटर होगा तो यही इसके त्रिज्या कहलाएगा, यानी कि इसका त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए डियर आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो प्रश्न में दिया गया है यदि वृत्त का परिमाप तथा क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का परिमाप यानी कि 2πr, क्षेत्रफल मतलब πr स्क्वायर, आपस में क्या तो बराबर, पाई से पाई कैंसिल, यार से यार कैंसिल, मतलब r बराबर 2 आ गया, मतलब 2 इकाई हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए 40 प्रश्न में सभी का सभी प्रश्न इजी नहीं होगा, कभी भी किसी भी एग्जाम में सबका सब प्रश्न इजी नहीं होता है, 1-2 प्रश्न होता है जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, वैसे प्रश्न को आप पहले छोड़ देते हैं, बाकी जितने भी प्रश्न बचते हैं जिसको आप 10, 15, 5 सेकंड में निपटा सकते उसको निपटा लीजिए, जब समय बचे तो ये सब प्रश्न को निपटाइए। प्रश्न में लिखा गया है वृत्त जिसका केंद्र O है, इसकी 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB बाहरी बिंदु P से खींची गई है, मतलब एक वृत्त है और एक वृत्त में केंद्र क्या है O है, और बोला गया है इसकी 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो PA तथा PB
बाहरी बिंदु P से खींचा गया है, ये बाहरी बिंदु हम मान लेते हैं P। स्पर्श रेखा है यानी कि ये ऐसे मिलेगा और एक ये ऐसे मिलेगा, स्पर्श रेखा हो गया। केंद्र से इसको आप ऐसे मिला दीजिए और यहाँ से इसको ऐसे मिलाइए और यहाँ से इसको ऐसे मिलाइए। अब सभी आदमी को पता है ये 90 डिग्री बनाएगा, यह भी 90 डिग्री बनाता है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। जो आपस में 80 डिग्री का कोण बनाती है, अच्छा आपस में 80 डिग्री का मतलब ये टोटल कोण है 80 डिग्री का। अब ये टोटल कोण 80 डिग्री का है, इसका मतलब हुआ कि यहां से लेकर यहां तक तो 40 डिग्री होगा, एकदम बाइसेक्टर करता है ये, तो ये भी 40 डिग्री हुआ। बोला गया है तो कोण बनाती है तो एंगल POA बताना है। सपोज दैट कि ये P है, ये तो O हाइट है और ये A है, तो एंगल सॉरी POA PB, अच्छा A इसका नाम B रख दीजिए, तो POB मतलब ये कोण आपको बताना है। अब सोचिए ये कोण तो आपका 40 डिग्री है, अब यहां से लेकर ये त्रिभुज बनाता है। सबको पता है कि त्रिभुज के अंदर, ये गलती थोड़ा त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के अंदर टोटल कोण 180 डिग्री का, जिसमें से यह 90 डिग्री है और यहाँ पे यह 40 डिग्री है, तो यह कुल मिला के 130 डिग्री हो जाता है। अब 130 डिग्री में कितना और जोड़िएगा तो 180 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 50 होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। चलिए डियर, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है युग्म समीकरणों kx + 4y = 5 तथा 3x + 2y = 5 कंसिस्टेंट होंगे यदि। ये कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है, ये 10th का प्रश्न है, +4y = 5 और ये लिखा गया है 3x + 2y = 5। कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पे होता है, 10th क्लास में आपको पढ़ना है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है संरेखीय। तो कोई बिंदु जब संरेखीय होता है, इसका यह मतलब हुआ, संरेखीय मतलब एक ही रेखा पर कोई भी समीकरण होगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब यह कंसिस्टेंट होगा यानी कि संरेखीय होगा, तो A1 बटा में A2 बराबर में B1 बटा में B2 बराबर में C1 बटा C2 ये होना चाहिए, ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। अब A1 A2 क्या होता है? x के जो गुणांक में है तो ऊपर वाला पहला समीकरण को A1, ये समीकरण 1 मानिए, तो ये समीकरण 2। y के गुणांक में इसको B1 और ये C1, ये हो गया समीकरण 2 है, तो ये A2 और ये हो गया B2 और ये हो गया C2, बराबर आपस में होना चाहिए। तो जरा सोचिए ना आप, यहाँ पे 4 रखिएगा और यहाँ पे 2 रखिएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, तो एक चीज गलत आ जाएगा। यहाँ पे प्रश्न में एक चीज मिस किया गया है कि यहाँ पे 10 होना चाहिए, तभी जाके कंसिस्टेंट होगा, ताकि यह 5 से कटेगा 2 बार में, यह 2 से कटेगा 2 बार में, और यहाँ पे A2 का मान 3 दिया गया है, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, यानी ये जो 6 होगा ये किसका मान होगा? तो K का मान होगा, तभी जाके कट के 2 आएगा, तो आपस में क्या होगा? बराबर, तभी जाकर A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 आएगा। मतलब K बराबर कितना होना चाहिए? 6, लेकिन यहाँ पे एक मिसिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए 10। ठीक है, उम्मीद है बात समझ गए होंगे। 10th क्लास का आप ऐसे भी टीचर होंगे ना, पढ़ाते होंगे कहीं ना कहीं। तो अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है यदि पिता और पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष और अंतर 20 वर्ष है, तो पिता मतलब पिता की आयु क्या है? पिता और पुत्र मतलब फादर प्लस सन, योगफल की बात करें तो 40, फादर माइनस सन, अंतर की बात करें तो 20। इसको घटा दीजिएगा तो ये 2f हो जाएगा, बराबर में 60 हो जाएगा। 2 से काट दीजिएगा, 30 बार में कटेगा, यानी कि f बराबर हो गया 30। मतलब पिताजी 30 साल के हैं, ऑप्शन 2 करेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब आइए डियर देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है एक थैली में 50 और 25 पैसे के कुल 99 सिक्के हैं, यदि उनका कुल मूल्य 33.5 रुपया हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। अब जरूरी नहीं है कि इसको आप निकालिए हल करके। अब यहाँ पे लिखा गया है कुल सिक्का 99 है, मूल्य की बात करें तो मूल्य इसका कितना है?
इसका मूल्य है 33.5 रुपया यानी कि 50 पैसा। सिक्का की संख्या टोटल कॉइन्स की बात करें तो टोटल कॉइन्स कितना है 99। अब ये 99 में 50 पैसा वाला भी होगा, 25 पैसा वाला भी होगा। अब ऑप्शन से ढूंढ लीजिए कि 40 और 59 99 होता है, ये भी 99 होता है, ये भी 99। ऑप्शन एक लेकर देखते हैं। यहां मान के चलते हैं कि ऊपर में लिखा गया है पहले 50 पैसा और बाद में 25 पैसा लिखा गया है, मतलब 35 जो होगा वो 50 पैसा की संख्या होगा और ये 64 जो होगा वो 25 पैसा वाला होगा। अब देखिए इसको जब आप सोचिए, अगर आपको हम बोले कि आपके पास 50 पैसा के 35 सिक्का है तो कै रुपये आपके पास हुआ? 98 आपके पास 35 गो है तो कहिएगा सर 17.5 रुपया हुआ। 17.5 रुपया। 25 पैसा के आपके पास 64 सिक्का है तो 4 गो 25 पैसा मिलाकर 1 रुपया। इसमें अगर 4 से डिवाइड कर दिएगा तो यह बन जाएगा 16 रुपया। और टोटल रुपया को जोड़ कर देखिए तो क्या 33.5 आता है। और यहाँ पे बोला गया कि 99 सिक्का का जो कुल मूल्य है वह 33.5 है, यानी करेक्ट आंसर आपका एक ही हो गया। आगे अगर चेक करेंगे तो ज्यादा या कम आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होगा। तो बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है यदि √3 के पावर 5 गुणे 81 बराबर 3 के पावर n बराबर 3√3 है तो n का मान बताइए। सो इजी प्रश्न कैसे बनाएंगे? √3 के पावर 5 है, सबको पता होना चाहिए। एक चीज इधर लिखते हैं, जब √3 रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2। अब ये इसको हम लिख सकते हैं ना कि 3 के पावर यह 1/2 है, तब इसका पावर 5 है, गुने 81 के बदला में 3 के पावर 5 नहीं सॉरी 3 के पावर 4 बराबर 3 गुने 3 के पावर 1/2, रूट हटा देंगे और गुने 3 के पावर n लिख लीजिए। आगे पीछे कर देंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं ना होगा। अब सभी को पता है कि ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 के पावर 5/2 गुने 3 के पावर हो गया ये 4 बराबर 3 के पावर ये 1 है। सबको पता है गुना में पावर जुट जाता है, एक में अगर आधा जोड़िएगा तो 1.5 होता है, और 1.5 का मतलब 1.5 होता है 3/2 और गुने 3 के पावर है। अब यहाँ भी गुना में है तो पावर जुटेगा क्योंकि बेस समान है। इसको जोड़िएगा और इसको जोड़िएगा तो 3 के पावर 4 दूना 8 5 13/2 बराबर 3 के पावर 2n + 3 बटा में कितना 2n + 3 बटा में 2। अब सबको पता है कि बेस समान है तो पावर भी क्या होगा समान होगा। जब पावर को समान कीजिएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, और जैसे ही 2 से 2 कैंसिल कीजिएगा तो 13 बराबर 2n + 3 बच जाएगा। 3 को इधर ले आइएगा तो 10 बराबर 2n बचेगा और यहां से काट दीजिएगा तो n बराबर हो जाएगा 5, यानी कि करेक्ट मान जो n का होगा वह कितना होगा 5, ऑप्शन 2। अभी तक आपको कहीं भी नजर आया है कि ऑप्शन 4 या 5 हो रहा है आंसर में? नहीं ना, सिर्फ भुतलाने के लिए दिया गया है। लेकिन हमको फर्ज बनता है कि प्रैक्टिस आपको करा दे ताकि आपके पास कोई हेजिटेशन ना रहे 5 ऑप्शन को लेकर के। तो चलिए डियर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न संख्या 13 आपके सामने। 13 में लिखा गया है 1 + x + x² और 1 - x क्यूब का महत्तम समावर्तक बताइए। अब x वाला का महत्तम समावर्तक निकालना, एचसीएफ निकालना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बात है। तो ऐसा करते हैं कि इसका हम अल्टरनेट तरीका बताते हैं जिससे कि आप इसका हल तुरंत कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? देखिए, हम x का मान कुछ भी अपना मन से मान लेंगे। हम यह मान के चलते हैं डियर, लेट x बराबर कितना, x बराबर 1। जब x बराबर 1 मान के चलिएगा तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और 1 - 1 कुल मिलाकर बोले तो आपके पास जो संख्या आया वह आया 3, 0। अब 3 और 0 में इसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कौन ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर दे? बोलिएगा सर सबसे बड़ा की बात करें तो 3 ले लीजिए, दोनों में 3 से भाग लग जाएगा, इसमें 1 बार में लगेगा, इसमें 0 बार में लगेगा, यानी 3 से भाग लग जाता है। तो कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें अगर हम x का मान रखें तो वह 3 देगा? तो ऑप्शन 2 देगा। यहाँ पे 1 + 1 + 1 यह देगा आपको 3, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, x का मान रखिए और बना लीजिए।
तो चलिए डियर देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीदें समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 14 ये रहा आपके सामने। लिखा गया है दो व्यंजकों का एलसीएम इतना है तथा एचसीएफ इतना है। एक व्यंजक कितना है, दूसरा व्यंजक। सबको पता है दूसरा व्यंजक मतलब दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम गुणे एचसीएफ। आप बट्टा में दूसरी बोला है तो पहले लिखिए। एलसीएम यहाँ पे दिया गया है 12x² y² z। एचसीएफ दिया गया है 4xy और डिवाइड। एक व्यंजक इतना है यानी कि इससे डिवाइड कर दीजिए। जब आप इससे डिवाइड कीजिएगा ना तो 4 से यह 4 कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो फाइनली बचेगा 12y² zx। इसको उल्टा करके लिखिए तो 12xy² z। ऐसा आपको कहीं पे नजर आ रहा है क्या? ऑप्शन 2 में करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। ऐसा हम पलट के क्यों लिखें, क्योंकि x के बाद y आएगा, y के बाद z आएगा, इसलिए ऐसा लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 में लिखा गया है, एकदम बहुआ वाला सवाल है। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है। द्विघात समीकरण में कितना मूल निकलता है? सबको पता है द्विघात समीकरण में 2 मूल निकलता है, ऑप्शन 2। अभी तक ऑप्शन 4, 5 कभी भी सही हुआ है क्या? नहीं ना हुआ है, सिर्फ बहकावा के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। इतना का सरलतम मान बताना है। सरलतम का मतलब कि हल कीजिए और तब लास्ट में बताइए कितना होगा। अब देखिए डियर प्रश्न संख्या 16। x² - 1 डिवाइड x + 1 डिवाइड x³ - 1 डिवाइड या बाई बोलिए x² + x + 1। इसका सरलतम रूप यानी कि हल करके बताइए। अब यहाँ पे बोलिएगा कि सर x बराबर ना 1 ले लीजिए, x बराबर 1 ले लीजिएगा तो यहाँ पे 1 - 1 0, 0 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो यह भी बनेगा 0, यह भी बनेगा 0। क्या 0 डिवाइड 0 कभी भी होता है? नहीं होता है। हम किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब नीचे 0 नहीं रहना चाहिए, ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो जब ये नहीं होगा इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर कैसे निकाल पाएंगे? तो हम 1 नहीं मान के हम यहाँ पे x का मान 2 मान लेते हैं। यदि हम मान लिए कि लेट x बराबर 2, लेट x बराबर 2, जब 2 मान लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 में से गया 3 बटा 2 1 3 डिवाइड 2 का क्यूब यानी कि 8, 8 में से गया 7 और ये 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 1 7। यहाँ से कट के 1/1 आएगा, मतलब 1 आएगा सरलतम रूप इसका। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गए होंगे। तो ऐसे बनाएंगे ये सब प्रश्न को, देखकर घबराएंगे नहीं। डियर अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है एक घनाभ के कोरों क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई बताइए। सबको पता है घनाभ की जो विकर्ण होता है √L² + B² + H² होता है। यानी कि L² का मान बोले तो 3 तिहाई 9, 4 चौक 16, 12 12 144। सबको जब जोड़िएगा ना तो यह देगा 169 और इसका मतलब होता है 13। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा विद्यार्थी? बोलिए हाँ या ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न संख्या 18। लगातार धुआंधार तरीका से मैं आपको 40 का 40 प्रश्न एकदम बेस्ट तरीका से सिखाऊंगा। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया गया 48 वर्ग मीटर। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन। किसी भी शेप का जो आयतन होता है ना, उस शेप का क्षेत्रफल गुने उस शेप का ऊंचाई। जैसे अगर आपसे हम बोलते हैं कि आप ये बताइए घनाभ का आयतन क्या होता है, ये घनाभ किस टाइप का होता है? आयत के टाइप का। तो आयत का टाइप का होता है तो L गुने B यानी कि इसका ये क्षेत्रफल हो गया। और आयतन की बात बोले तो इसी में हम गुना H कर देते हैं, यानी कि किसी के भी क्षेत्रफल में यदि उसकी ऊंचाई को हम गुना कर दे वह आयतन देता है। तो यहाँ पे एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है यानी कि 48 और गुने ऊंचाई 5 बराबर 48 × 5 = 240 वर्ग मीटर। करेक्ट ऑप्शन 1। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न संख्या 19 में क्या लिखा गया है? एक बेलन की ऊंचाई तथा आधार दोनों 10% बढ़ा दी जाए तो बेलन के आयतन में वृद्धि होगा। सबको पता है कि जो बेलन का आयतन होता है ना वह होता है πr² h।
पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे बढ़ाने घटाने की बात किया गया तो इनिशियल और फाइनल। आर का मान भी 10% बढ़ाया जाता है, यानी कि 1/10, 10 से हो जाएगा 11। एच का भी मान 10% बढ़ाया जाता है, यानी कि 1/10, 10 से हो जाएगा 11। सबको पता है जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई आर स्क्वायर एच होता है तो आप जरा सोचिए, पाई तो दोनों जगह हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि कॉमन है। आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे अगर आर की बात करें तो 10 हुआ तो स्क्वायर और गुने एच, मतलब 10 का स्क्वायर 100 और गुने 10, 1000 आ जाएगा पहले का क्षेत्रफल, सॉरी पहले का आयतन। बाद में फिर आर स्क्वायर करेंगे तो यह आर का मान है गुने यह एच का मान है, 11 के स्क्वायर और गुने 11, 1331। कितना का वृद्धि हुआ डियर? तो 331 का। कितना पे हुआ? तो 1000 पर। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, 00 से इसे काट के दशमलव बैठाइएगा तो यहाँ पे आके बैठेगा ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। कर लेंगे इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न संख्या 20 नहीं होना चाहिए मिस। प्रश्न में लिखा गया है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली किसी एक भुजा के परितः घुमाने पर निर्मित आकृति होगी। जब हम कोई समकोण त्रिभुज को बनाते हैं और उसको समकोण भुजा जो बनाता है उसको हम वहीं तरह रहने देंगे और उसके परितः का मतलब चारों तरफ घुमाएंगे, तो जो फिगर बनेगा उस फिगर को हम बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। शंकु का निर्माण उसी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा यार आपके सामने। प्रश्न संख्या 21 क्या लिखा गया है? तो प्रश्न संख्या 21 में लिखा गया है उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि विषाणु, वायरस से होता है रोग। वायरस से क्या होता है? रोग होता है। तो व्यायाम से क्या होगा? तो व्यायाम से आप स्वस्थ रहिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। ये तो रीजनिंग का इजी प्रश्न था, कर लेंगे। और इसी प्रकार के प्रश्न आता ही है एग्जाम में। नेक्स्ट है डियर कि पी जो है क्यू, सॉरी यहाँ पे औसत का प्रश्न है। पी क्यू और आर का औसत वजन 58 kg। जैसे ही एवरेज की बात बोले तो सबको पता होना चाहिए एवरेज की बात बोलता है तो जोड़ के लिखते हैं P + Q + R। 58 है तो 58 से कितना हो जाएगा? 50 से 150, 174 नहीं, 24 और जोड़ देंगे। यदि P एवं Q का औसत 54 किलोग्राम है, यानी कि P + Q की बात करें तो 54 किलोग्राम औसत 108 kg। R का वजन बताना है ना। अच्छा एक और बात और दिया गया है, Q एवं R का वजन, Q + R, इसका वजन जोड़े 48 × 96। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो P + 2QR प्लस ये जो बराबर में होगा 196 8 कितना हो जाएगा? 204। ये हो गया 204। अब ये 204 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो P + Q + R 174, यहाँ पे डबल Q आ गया, इसके वजह से 204 हो गया। मतलब Q का जो मान रहा होगा 204 में से 174 घटाइएगा तो यह देगा आपको कितना? 30। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3। ये सब तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न संख्या 23 में दिया गया है उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अस्पताल, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, मतलब अस्पताल में जाकर आदमी स्वास्थ्य ठीक करवाता है। तो विद्यालय में जाकर के आदमी क्या करता है? शिक्षा प्राप्त करता है ना। करेक्ट आंसर एडुकेशन, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए प्रश्न संख्या 24 लिखा गया है ई जो है सी से बड़ा है, डी जो है सी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है, ए जो है बी और सी से छोटा है, सी जो है बी से बड़ा है। कौन सबसे छोटा है आपको ये बताना है। यह जो है यह रैंकिंग का क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा आपके पास इनइक्वालिटी का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपने पूरा फुल रीजनिंग कहीं से पढ़ा होगा तो टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी एक चैप्टर है, वो पढ़ने से ये प्रश्न आप चुटकी भर में बना सकते हैं। क्योंकि वो प्रश्न पढ़ने से आपको ये लगेगा ना कि सारे प्रश्न को एक साथ मर्ज कैसे किया जाए, और जब आपको मर्ज करने की क्षमता हो जाएगा ना चुटकी में इस प्रश्न को आप बना पाएंगे। करते कैसे हैं देखिए, करना क्या है, जो लिखा गया है पहले उस कंडीशन को लिखिए। ई जो है सी से बड़ा है यानी ई ग्रेटर देन क्या है? सी, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। नेक्स्ट है डी जो है सी से बड़ा है, डी जो है बड़ा है किससे? डी जो है बड़ा है सी से परंतु ई से छोटा है। मतलब डी के बारे में कंडीशन है बड़ा होगा सी से लेकिन यह छोटा हो जाएगा ई से।
ये कंडीशन 2 हो गया। नेक्स्ट कंडीशन है ए जो है बी और सी से छोटा है, मतलब ए छोटा होगा बी से और फिर ए छोटा होगा किससे, तो सी से। अब यहां पे लिखा गया है कि सी जो है बी से बड़ा है, मतलब सी बड़ा होगा बी से। सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे करते क्या है, ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन इसको 3 मान लीजिए, इक्वेशन 4 हो गया, इक्वेशन 5 हो गया। अब सभी को एक जगह करना होता है मर्ज। मर्ज कैसे करते हैं, इसमें से सबसे बड़ा इक्वेशन चुनिए और जो इक्वेशन एक ही साइड से हो, एक ही दिशा की ओर हो, उसको लीजिए। हम ऑप्शन यानी कि सॉरी हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को लेते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि E ग्रेटर देन D ग्रेटर देन C, यहाँ पे EDC आ गया है। तो E और C यहाँ पे था ना, E ग्रेटर देन C, तो यहाँ पे E और C देखिए ग्रेटर देन बता रहा है, तो यह ऑप्शन ले लिए, यह भी ले लिए। अब आगे और मर्ज कीजिए। बोला गया है कि B छोटा है C से, मतलब C ग्रेटर देन B, तो यहाँ पे देखिएगा C ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, B, लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। नेक्स्ट है कि B जो है ग्रेटर देन A, B ग्रेटर देन A। अब यहाँ पे बोलिए कि सर A लेस देन C बता रहा है और यहाँ पे A लेस देन C है कि नहीं है, तो C से A के बीच में देखिएगा A लेस देन C, मतलब A से लेकर D तक का चर्चा किया गया था, सब इसमें आ गया। सबसे लेस देन में आ रहा है तो A आ रहा है, यानी कि A जो है सबसे छोटा है, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। कोई दिक्कत तो नहीं, बन जाएगा और समझ भी गए होंगे। अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में बताना है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करे तथा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करे जो इस पैटर्न में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। करना क्या होता है, यहाँ पे व्हाट का साइन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा गया, यहाँ पे 0 लिखा गया। आप कॉमन सा पहले ये दिमाग लगाइए कि आखिरकार ये 0 आएगा कैसे। अब इसमें कितनों जोड़ घटा गुना भाग कर लीजिएगा तो कभी भी 0 आएगा ही नहीं। देखिए ना, 10 8 18, 18 में कट गया, फिर 10 10 8 80। अच्छा, जैसे आप 10 8 80 पढ़ेगा तो आपके दिमाग में एक चीज चलेगा कि जब इसको तिरछा गुना करते हैं ना, यह देता है 80 और 80 का मतलब 8 और 0, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो 9 सत्य होता है 63, ये 63 का मतलब 6 वा 3 ना, 8 छक होता है डियर 48, 48 का मतलब ये 4, तो यहाँ पे होना चाहिए 8, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। कर लीजिएगा, लॉजिक लगा लीजिएगा, जैसे जैसे आप लॉजिक लगाइएगा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में, वैसे वैसे आपका दिमाग तेज होगा और आप एग्जाम में कर पाएंगे। तो अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 26। लिखा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर ए सी बराबर 26 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 20 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। तो इजी प्रश्न है, कैसे बनाइएगा, एबीसी त्रिभुज है, यहाँ पे ए बी बराबर ए सी, ए बी सी, ए बी बराबर ए सी, और ये 26 तो ये भी 26 और ये दिया गया है 20। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सबको पता है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र लगा दीजिए। हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पहले इसे निकालते हैं, सभी भुजाओं को आपस में जोड़िए, 26 26 52 20 72, 72 का दिया 36, तो लिखते हैं 36 गुणे 36 में से 26 घटाइएगा तो 10, फिर आ जाएगा 10, इसमें से घटाइएगा तो 16। अब इसको रूट अंडर से बाहर निकालिए, 36 के बदला में 6 आ जाएगा, डबल 10 के बदला में 10 आ जाएगा, इसके बदला में 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते मात्र आपके पास आ जाएगा 240। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आइए डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 27। प्रश्न संख्या 27 में दिया गया है tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो प्रश्न है 11th का प्रश्न, ये सब 11th में पढ़ना है। खैर प्रैक्टिस सेट में आ गया है तो पढ़ लीजिए, लेकिन उम्मीद कम है कि ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा, बहुत उम्मीद कम है। फिर भी एक बार देख लीजिए कैसे बनेगा। सो यहाँ पे tan 15 प्लस cot 15 लिखा गया है, तो सभी को पता होना चाहिए ये tan 15 है। ये cot 15 को आप ऐसे लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 75, जी सर जी लिख सकते हैं। ये हो गया tan 15। ये cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, tan थीटा, मतलब tan 75 हो गया।
अब देखिए tan 15 डिग्री का मान आपको पता नहीं, या नहीं तो आपको tan 75 डिग्री का मान पता है। इस 15 डिग्री को आप इस तरीका से लिखिए कि जिसका मान आपको पता हो। इसको आप लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30 आप लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं tan 45 प्लस 30। ये अब इसको फॉर्मूला पे बैठाइए और आंसर दे दीजिए। तो यहां से एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a और tan b मल्टीप्लाई में। और इसी प्रकार से tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, जब यहाँ पे tan a प्लस बी रहेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में प्लस tan a प्लस tan b, अब बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। इस सब आप लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा, याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं करेगा। ऐसा प्रश्न आएगा तो माइनस है तो ऊपर माइनस देना है, प्लस है तो ऊपर प्लस देना है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, बस यही। अब देखिए यहां से tan a माइनस बी, तो tan a माइनस tan b मतलब tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, तो डायरेक्ट मान ही लिख देते हैं। तो tan 45 का मान डियर 1 होता है और tan 30 का मान होता है 1/√3। सॉरी हाँ, tan 30 का मान होता है क्या, 1/√3। इतना में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, बोलेगा जी सर ना की दिक्कत है। बट सबको पता है कि नीचे 1 प्लस tan a इंटू tan b लिखिएगा, तो 1 प्लस इसको आपस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह क्या रह जाएगा, 1√3 रह जाएगा। फिर यहां पे क्या हो गया, फिर tan 45 का मान और 30 का मान, तो फटाफट यही चीज को आप प्लस में लिख दीजिए ना, 1 प्लस √3 अब बटा में 1 माइनस क्या हो जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई तो ये √3 हो जाएगा। ये कर लेंगे। अब इसको जब कीजिएगा तो √3 माइनस 1, ये हो जाएगा √3 माइनस 1, अब बटा में √3 आएगा, और फिर √3 प्लस 1, अब बटा में फिर √3, और जब इतना आएगा अब बटा में √3 बटा में √3, तो ये कट जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे लिखिएगा √3 प्लस 1 बटा में √3 माइनस 1। ये सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये अगर एलसीएम लीजिएगा तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 है कि ये 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे 4। ये इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 2√3, और इधर कीजिएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2√3, और यहाँ से देखिएगा तो ये से ये कट जाएगा। कुल मिलाकर बोले तो 8/4, और डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 2, ठीक ना। ये 4 4 8 ही ना होगा, तो ये आ गया आपका कितना 2। सॉरी यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 में से गया तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये 2 आ जाएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे किससे से 2 से, तो डिवाइड करके कितना आएगा 4। उम्मीद है कि ये सब काम आप कर लेंगे। फॉर्मूला बेस्ट प्रश्न है, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, साथ में आपको tan 45 और tan 30 का मान भी पता होना चाहिए, तो आप चुटकी में कर पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न संख्या 28 लिखा गया है, यदि सेक थीटा बराबर 5x और tan थीटा बराबर 5/x हो तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपको कहीं भी सेक थीटा और tan थीटा दिखाई दे तो आप एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब देखिए सेक थीटा का मान 5 है, अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 25x², ये हो जाएगा माइनस, जब इसका आप होल स्क्वायर कीजिएगा तो इधर भी करना पड़ेगा, यानी कि डियर ये हो जाएगा 25/x² बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए 25 दोनों में, तो 25 कॉमन ले लीजिए, यह बच गया x² माइनस 1/x² बराबर 1। ये 25 को उधर ले जाइए तो x² माइनस 1/x² बराबर 1/25। लेकिन अब आप प्रश्न के आंसर के नजदीक आ गए, पूछता है आपको से 10 इंटू x² माइनस 1/x², इधर 10 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 5 दूना 5 25, 2/5 करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 आ जाएगा।
इसका मान। समझ गए होंगे, किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा। अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है 400 और 500 के बीच कि उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। 400 और 500 के बीच जाना है, ठीक ना। ये 400 हुआ और ये 500, इसके बीच में ही आना चाहिए, ठीक ना, बीच। तो ध्यान दीजिएगा, तो 8, 12, 16 का सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 8, 12, 16, इसका जब एलसीएम निकालेगा तो एलसीएम आ जाएगा 48। तो 48 की इतना बार पहाड़ा पढ़िए, इतना बार पढ़िए कि 400 से ऊपर चला जाए। तो 48 दाएं को होता है 480, 400 से ऊपर चला गया। अब 10 मरतबे पढ़े 480, क्या 9 मरतबे 400 से नीचे आएगा या ज्यादा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 48 नमा पढ़िएगा तो 9 8 72, 9 4 36 7 43, 432 400 से बाहर है। यानी कि जो एलसीएम होगा वह क्या क्या हो सकता है, 48 आया, मतलब वो संख्या जो होगा, सॉरी, 432 और 480 हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं यहां से, क्योंकि 48 के पहाड़ा में आता है, ये भी इसका एलसीएम है। लेकिन प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचना चाहिए। जब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचेगा तो इसमें भी 5 जोड़िएगा तो 437, 480। अब ये दोनों का योगफल बताना है, दोनों को आपस में जोड़िएगा तो 7 0 7 8 3 11 4 4 8 1 9, ये हो गया डियर आपका 917। सॉरी, यहाँ पे 5 तो जोड़े ही नहीं, तो यहाँ पे 5 और जोड़ाइएगा, मतलब 922 हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 में दिया गया। उम्मीद है बात समझ गए होंगे, किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा। करना क्या था इसमें, 400 500 के बीच होना चाहिए, डिवाइड लगना चाहिए 8 12 16 से, इसका एलसीएम 48, 48 तो इसके बीच में आएगा ही नहीं। 48 कितना बार पहाड़ा पड़ी कि 400 और 500 के बीच में आ जाए, तो वह आने वाला संख्या एक 432 से एक 480। 5 शेषफल बचना चाहिए, 5 जोड़ दिए 5 जोड़ दिए, ये दोनों का योगफल यही बताना है बस। नेक्स्ट प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने 30, लिखा गया है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 47 और ए बी सी बराबर 15 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ये अलजेब्रा का एक तगड़ा प्रश्न है, भले ही आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर प्रैक्टिस सेट में दिया गया है तो अच्छा बुक है तो अच्छा प्रश्न तो देगा ही। तो इसको बनाने के लिए करते क्या है, एक तो आप एबीसी का वैल्यू पुट करके बनाइएगा। अगर आप एबीसी का वैल्यू खोजने का कोशिश करेंगे तो ए गुने बी गुने सी बराबर 15 आता है, और 15 लाने के लिए मल्टीप्लाई में आप सिर्फ 3 गुने 5 कर सकते हैं इंटीजर में, जो कि 3 और 5 जोड़ने के बाद 14 कभी नहीं होगा, तो ये और गलत हो गया। यहाँ पे एबीसी का वैल्यू पुट करके बनाना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल काम है। तो यहाँ पे जो बनेगा डायरेक्ट फार्मूला से ही बनेगा। तो आप सभी को फार्मूला पता होना चाहिए, ये फार्मूला होना चाहिए पता कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab जो बराबर होता है वह होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये हम फार्मूला डायरेक्ट लिखते हैं सीधा सीधा, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। थोड़ा सा ए गड़बड़ा गया लिखने में, ये इसका फार्मूला होता है, लेकिन इसमें समस्या है कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान नहीं है। तो आखिरकार ये मान आएगा कहाँ से, तो ये जो मान आएगा यहाँ से आएगा। सबको पता होना चाहिए, डायरेक्ट हम निकाल लेते फिर मिटा देंगे। सबको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वह होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का मान तो वहां पे दिया गया है 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे 196, डायरेक्ट लिखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका तो मान ही निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 47 है, तो 47 दूना हो जाएगा, डायरेक्ट 94 लिख दीजिए। अब ये 94 को इधर लाके घटा दीजिएगा, 196 में से घटाइएगा 94 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, घटाइएगा तो 6 में 4 गया 2, ये 19 में से 9 गया 10, यानी कि कुल मिलाकर बोले तो 110 102 इसका मान हो गया।
किसका मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। अब यहां से बन जाएगा यह प्रश्न ऐसे बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 गुने एबीसी। एबीसी का तो डायरेक्ट मान दिया गया है, कितना दिया गया डियर 15 दिया गया है, तो डायरेक्ट आप लिखिए 15 बराबर ए प्लस बी प्लस सी, इसका भी मान दिया गया है कहीं पे, हाँ 14, और ये ब्रैकेट दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 102 आ गया है। 102 में से माइनस कर देंगे 47, ये कर लेंगे क्योंकि इसका मान दिया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ये हो जाएगा 45 बराबर 14 गुने 102 में से 47 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा, 9 में से 4 गया 5, 55। यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 14 25 70 7 77 प्लस 45, जोड़ने के बाद 5 7 4 11 7 1 8 815। यानी कि इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा डियर 815। तो इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, मतलब ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, आप इस सब को तो माइंड में ही कैलकुलेशन करके निकाल सकते थे, लेकिन समझाने के लिए इतना तो लिखना ही पड़ेगा तभी तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो बात हवा में ही उड़ जाएगा। तो उम्मीद है डियर की बात समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की परेशानी ना होगा इस प्रश्न को समझने में। तो अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है यदि ए बी का पिता है और बी सी का पिता है तो सी जो है किस प्रकार ए से संबंधित है। ए जो है बी का पिता है, ए जो है यह पिता हो जाएगा किसका, तो बी का, और बी पिता है किसका, तो सी का। पूछा है सी किस प्रकार संबंधित है ए से, मतलब ये सी क्या लगेगा ए का। अब ए का क्या लगेगा, तो ए का ये बेटा हुआ, अब बेटा है तो ये बेटा के या तो बेटी हो सकता है या बेटा, तो बेटा की बेटा या बेटी, पोता या पोती लग सकती है, तो पोता और पोती। अच्छा एक बात और, ए जो है बी का पिता है और बी जो है सी का पिता है। अच्छा तो पिता है तो प्लस, तो इसका बेटा के बाल बच्चा क्या लगेगा, पोता या पोती लग सकता है, तो पोता पोती कहाँ पे दिया गया है, पोता नाती नहीं हो सकता, पोती नातिन ना ना ये भी नहीं होगा, पोता पोती नाती नातिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर जो होगा ना वो पोता पोती इस ऑप्शन में आ रहा है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। अब नाती नातिन ये जबरदस्ती लिख दिया है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर पोता पोती होगा, इस ऑप्शन में आ रहा है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। गोलू गोलू अब देखिए डियर, अब देखिए प्रश्न संख्या 32 लिखा गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ए सी डी ए, यहाँ पे एक गैप है बी का, बाकी ए बी सी डी और यहाँ पे ई का गैप, गैपिंग चल रहा है। एफ के बाद जी आ जाता है डायरेक्ट, यहाँ पे एच गैप है, जी एच आई जे और यहाँ पे के गैप है। एल के बाद डायरेक्ट एम है, एम और यहाँ पे एन गैप है, ओ पी और यहाँ पे क्यू गैप है। आर के बाद डायरेक्ट एस आएगा और इसके बाद टी गैप होके यू आ जाएगा और यू के बाद वी आ जाएगा, वी के बाद डब्ल्यू गैप होके यू वी डब्ल्यू एक्स आ जाएगा, एस यू वी एक्स कहीं पे लिखा गया है तो ऑप्शन 1 में लिखा गया है। कर लेंगे ये सब, मन ही मन हो जाएगा ये सब। तो अब आइए डियर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया है प्रश्न में, तो प्रश्न में लिखा गया है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पे 214 से 197 होता है, तो घट रहा है, कितना घट रहा है पहले ये चेक कीजिए, 17 घट रहा है ना, 17 ही घटाइएगा ना। ध्यान से अगर देखा जाए तो 214 में से अगर 14 घटा देंगे 200 बचेगा, फिर 3 घटाएंगे तो 197, यानी कि 17 माइनस,
इसमें देखिएगा तो 18 माइनस, इसमें देखिएगा तो 19 माइनस, यानी आगे आपको 20 माइनस करना पड़ेगा, 140 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर लीजिएगा, ये सब तो इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न में लिखा गया है कि निम्नलिखित 4 सामग्रियों में से 3 किसी एक निश्चित रूप से समान है तथा एक असंगत है, असंगत का चयन करें। लोहा, चांदी, इस्पात, सोना। कहने का मतलब है किसमें से असंगत बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि लोहा, चांदी और ये सोना, यह सब एक क्या है, धातु है। यह सब एक क्या है, धातु है। लेकिन जो इस्पात है ना, यह क्या है, एक मिश्र धातु है, ठीक ना। इस्पात एक मिश्र धातु है, तो सबसे असंगत हो गया ऑप्शन 3 इस्पात। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। अगला प्रश्न डेढ़ ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है कि एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती है। तो घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं। घनाभ में जो भी बनता है सब सीधी रेखा से ही बनता है। तो कुल मिला के जितना उसका भुजा होगा उतना सीधी रेखा होगा। कुल मिला के घनाभ में 12 भुजा होता है, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 4 8, 2 इधर 2 इधर, 4 8 4 12। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात करें 36 में, तो दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो एक ऐसा तिरछा है, उसके बाद ये 45 डिग्री घूम के 90 डिग्री हो जाता है, ये सेम का सेम और ये एक से डबल में बदल जाता है, ये चेंजिंग है। अब यहाँ पे यह ऐसे है, तो यह अगर 45 डिग्री घूमेगा तो ये सीधा आएगा। ये डबल है तो यहाँ पे ट्रिपल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और ये डबल का डबल, ऐसा आपको नजर ऑप्शन 2 में आ रहा है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है एक कूट भाषा में, मतलब डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग में इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्रैक्टिस को कितना लिखा जाएगा। तो क्या मैं आपको SW दे दूं या बना करके बता दूं। तो बना करके ही बता देते, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि सर क्या होगा नहीं होगा। VAGABOND, और ये जो लिखा गया है N लिखा गया है DVABOGA लिखा गया है। यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखिएगा तो जो चीज यहाँ पे ND लिखा गया ये शुरुआत में आ गया है। कलर पे ध्यान दीजिए, उसके बाद ध्यान दीजिए जो चीज यहाँ पे लिखा है, सॉरी जो चीज यहाँ पे लिखा गया है VA, और यहाँ पे आ गया सेकेंड स्थान पे। उसके बाद फिर ध्यान दीजिए कि जो चीज यहाँ पे लिखा गया है वो फिर यहाँ पे आ गया थर्ड पे, और जो चीज यहाँ पे लिखा गया वो यहाँ पे आ गया। तो बस वही काम करना है कि लास्ट का CE है, तो शुरुआत में आपको CE होना चाहिए, उसके बाद ये फर्स्ट वाला PR बाद में होना चाहिए। फिर बारी आता है इसका 2 अक्षर का TI का, तो फिर आप TI दीजिएगा, और फिर बारी आ जाएगा किसका, AC का, तो लास्ट में AC हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे लिखा गया है, तो AC लास्ट में 1 और 3 ऑप्शन में है, CEPRTIAC। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। कर लेंगे। दूसरा तरीका बनाने का 1 2 3 4 5 से लिख लीजिए और देखिए कि कौन सा पोजीशन किस पोजीशन पे गया। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। तो डियर अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृतियों के समान है। वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समानांतर चतुर्भुज, ये सब क्या है, तो यह सब एक चतुर्भुज है, इसके समान है। सब में तो 4 भुजा है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न 39 क्या लिखा गया है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता होना चाहिए कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक तो ये पता ही होना चाहिए, जब ऐसे रहता है तो इसमें 1 2 और जोड़ देते हैं 1 + 2 बराबर होता है 3, मतलब 3 त्रिभुज। तो इसमें अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे ये फिगर बन रहा है, तो ये फिगर के अंदर कितना हो जाएगा, त्रिभुज 3। ये भी फिगर यहाँ से यहाँ तक एक बन रहा है, इसके भी अंदर हो जाएगा 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7 8, ये 9 और 1 10, 10 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा तो ये 10 हो गया, तो जब सिर्फ ऐसे बनाए हैं तो ये बड़ा वाला त्रिभुज गिनती में है, लेकिन जब आप ऐसे बनाते यहाँ से लेकर यहाँ तक, इधर वाला तो नहीं ना गिनती आया, इधर वाला जो गिनती नहीं आया, तो एक ये बच गया और एक ये बच गया, कुल मिला के 10 1 11 1 12। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट प्रश्न डियर और लास्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, जो साइलोगिज्म का प्रश्न है। तो प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, यदि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति है तथा सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति है, तो बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष पालन करता है। तो इजी प्रश्न है, डायग्राम के सहायता से बनाइए, तुरंत बन जाएगा। कुछ कलाकार, ये डायग्राम बनाए और इसको हम कलाकार के से सूचित कर दिए। इसमें से कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति है, कलाकार का कुछ पार्ट आ जाएगा प्रसिद्ध व्यक्ति, पी से प्रसिद्ध लिख दी। और सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति है, इस सबका सब प्रसिद्ध व्यक्ति किसके अंदर आएगा, तो करोड़पति के अंदर, सी से करोड़पति। पूछता यही है कि कौन सा निष्कर्ष पालन करता है। तो पहला निष्कर्ष है, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है, ये तो करोड़पति के अंदर प्रसिद्ध व्यक्ति है, ये बात तो गलत है ऑप्शन के अनुसार से। यहाँ पे बोलता है कि है और वहां पे बोलता है नहीं है, इसलिए गलत निष्कर्ष है। कुछ कलाकार करोड़पति है, ये कलाकार है और कलाकार के कुछ हिस्सा करोड़पति के अंदर आ जाता है, बात ये सही है। कोई भी करोड़पति प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, ये सभी करोड़पति है पीला वाला, और जो प्रसिद्ध व्यक्ति इसके अंदर है तो कैसे ना हुआ, बहुत सारा प्रसिद्ध व्यक्ति जो करोड़पति है, तो ये भी गलत है, उल्टा बोल रहा है। तो सही सिर्फ ऑप्शन 2 है, ये निष्कर्ष का पालन करता है। तो अभी तक आपने देखा कि 5 ऑप्शन वाला में कभी भी ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5 आंसर में नहीं आया। हो सके अगला सेट में आ भी जाए, एग्जाम में भी आ सकता है, लेकिन जब मैथ और रीजनिंग का प्रश्न होता है वो मायने नहीं रखता है कि प्रश्न में ऑप्शन 5 को है या 500 है। एक बार यदि आप आंसर सही निकालिए, कहीं भी रहेगा ढूंढ के आप मार दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि सर पीछे वाला जो पढ़े बेकार चला गया, कि नहीं, कंसेप्ट और ट्रिक तो आपके पास है ना। अब ये लेटेस्ट है कि आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन आएंगे, तो कुछ प्रैक्टिस हम 5 ऑप्शन वाला भी करा देते हैं। तो आप लोग के चलते ही हम किताब खरीद कर लाए हैं कि नहीं, 5 ऑप्शन वाला भी हम बता दें कुछ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो डियर, उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा कंसेप्ट और ट्रिक। और इसी प्रकार से यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहते हैं तो बीपीएससी में जो मैथ्स और रीजनिंग का सवाल आएगा ना, उसको आप धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। तो आज के लिए डियर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा आगे शेयर कर दीजिए, ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिल जाए और मुझे खुशी महसूस हो। और जो आपको दिक्कत है कमेंट करके बता दीजिएगा, विशेष के लिए दिक्कत होगा तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जानते हैं ना, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। अंतिम तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।